नमस्कार, वेलकम टू यू इन उत्तरादेव एजुकेशन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो लेक्चरर का एग्जाम होता है और लेक्चरर का जो अब इसके बाद स्क्रीनिंग के बाद मेंस एग्जाम होगा, उसके अकॉर्डिंग हम एमसीक्यूज बेस्ड प्रिपरेशन ये तैयार की है और आप इसे अच्छे से देखें और अपनी जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उस प्रीवियस नॉलेज को इन एमसीक्यूज के साथ इंटरलिंक्ड करके इनको आप जरूर देखें। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एस्टैब्लिश्ड हैरोल्ड पिंटर्स रेपुटेशन एज अ मेजर प्लेराइट। तो कौन सा वो फेमस प्ले है हैरोल्ड पिंटर का जिससे उनकी रेपुटेशन बढ़ी और एज अ फेमस प्लेराइट वो हुए। तो 4 ऑप्शंस आर हियर। तो एवरी टाइम तो मैं पूरे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, केवल जो आंसर ऑप्शन है उसको करेक्ट करके यहाँ पे दिखा दूंगा और थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें ए है बीट्रेयल, दूसरा है द बर्थडे पार्टी, थर्ड है नो मैंस लैंड और लास्ट है एसेस टू एसेस। ये सारे प्लेस हैरोल्ड पिंटर के हैं, लेकिन जब द बर्थडे पार्टी पब्लिश हुआ था तो बर्थडे पार्टी की पब्लिशिंग के बाद इनकी जो रेपुटेशन थी वो ज़्यादा बढ़ी। यानी इनिशियली लगभग 1958 तक हैरोल्ड पिंटर 1958 से पहले तक हैरोल्ड पिंटर अपने प्लेस जो उन्होंने पब्लिश कराए उसमें फेलियर रहे। लेकिन जो बर्थडे पार्टी था, बर्थडे पार्टी के पब्लिश होने के बाद उनको एक रिकग्निशन मिली और जो बर्थडे पार्टी है एक ऐसा लैंडमार्क प्ले है और स्पेशली ये लैंडमार्क प्ले है इन द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में। और अगर हम हैरोल्ड पिंटर की बात करें तो हैरोल्ड पिंटर एक पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर है और थिएटर ऑफ एब्सर्ड में ये द बर्थडे पार्टी एक लैंडमार्क प्ले है और ये बर्थडे पार्टी प्ले हैरोल्ड पिंटर की रेपुटेशन को एस्टैब्लिश करता है या इसकी रेपुटेशन को एज अ मेजर प्लेराइट के तहत मॉडिफाई करता है या सॉलिडिफाई करता है। और इस प्ले में यानी द बर्थडे पार्टी में हैरोल्ड पिंटर ने अलग अलग थीम्स पर काम किया है और अगर उन थीम्स की बात करें तो उन थीम में फर्स्ट है, इन्होंने इसमें बात की है मेनस की, कैसे मेहनत दी जा रही है, यानी मेनस यानी कैसी धमकियां दी जा रही है। दूसरी इन्होंने बात की पावर की और थर्ड इन्होंने डिस्कस किया एज द एम्बिग्यूटी की, एम्बिग्यूटी की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पिंटरेस्क्यू डायलॉग। कल भी जब हम ओवरऑल सारे राइटर्स को डिस्कस कर रहे थे तो उन सारे राइटर्स में भी ये क्वेश्चन आया था कि जो पिंटरेस्क्यू डायलॉग है उसका मीनिंग क्या है। तो पिंटरेस्क्यू जो डायलॉग का है उसका मीनिंग है यानी पॉज देना या साइलेंस देना या सब टेक्स्ट ड्राइवन टेंशन। यानी पिंटर के जो डायलॉग हैं, पिंटर्स डायलॉग जाने जाते हैं उसकी डेलिब्रेट पॉज के लिए। पिंटर के जो डायलॉग्स हैं डेलिब्रेट पॉज के साथ साथ साइलेंस के लिए भी जाने जाते हैं और ये डेलिब्रेट पॉज और साइलेंस क्रिएट करते हैं सस्पेंस। ये डेलिब्रेट पॉज और साइलेंस क्रिएट करते हैं एम्बिग्यूटी और ये डेलिब्रेट पॉज और साइलेंस क्रिएट करते हैं हिडन मीनिंग और ऑडियंस को फोर्स करते हैं कि ताकि ऑडियंस इन लाइंस को पढ़े, रीड बिटवीन द लाइंस
ऑडियंस पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज which play by Pinter uses reverse chronology to depict a love affair and its consequences? तो that play is the betrayal, यानी ये जो betrayal play है ये in 1978 में it published in 1978 और इनोवेटिवली हैरोल्ड पिंटर ने इसमें बताया है एज द स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को हैरोल्ड पिंटर ने इस बिट्रियल प्ले में बताया है और इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये प्ले चलता है और ऑडियंस मेकिंग करती है, मेकिंग द ऑडियंस रिथिंक द नेचर ऑफ रिलेशनशिप एंड डिसेप्शन, यानी जो ऑडियंस है, ऑडियंस दोबारा से सोचे नेचर यानी रिलेशनशिप ऑफ नेचर एंड डिसेप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स पिंटर्स अर्ली इन्फ्लुएंसेस? तो कौन सा इसमें से बेस्ट डिस्क्राइब्स किया गया है पिंटर के अर्ली इन्फ्लुएंसेस, यानी पिंटर किन किन लोगों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे? तो अगर हम सैमुअल बेकेट की बात करें तो सैमुअल बेकेट एक एब्सर्डिस्ट राइटर है, फ्रेंच कैफका भी एक फिलोसोफर भी है, राइटर भी है और द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड से रिलेटेड थॉमस बेकेट भी। तो जो हमारा हैरोल्ड पिंटर राइटर है, पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर है, पोस्ट मॉडर्निस्ट पे राइट भी है और ये सैमुअल बेकेट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए थिएटर ऑफ एब्सर्ड के साथ साथ इन्होंने थिएटर ऑफ मेनस को भी क्रिएट किया और पिंटरेस्ट की पॉज को भी यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केयर टेकर विच कैरेक्टर इज अ मेंटली डिस्टर्ब्ड मैन इन हु इनवाइट्स अ ट्रैम्प इनटू हिज हाउस? तो केयर टेकर जो प्ले है, इन द केयर टेकर प्ले विच कैरेक्टर इज मेंटली डिस्टर्ब्ड, कौन सा कैरेक्टर मेंटली डिस्टर्ब्ड है? तो ये जो मेंटली डिस्टर्ब कैरेक्टर है इसका नाम है एस्टन, यानी एस्टन एक सफर कर रहा है ट्रामा को, क्योंकि इसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा है इस एस्टन का और ये एस्टन ब्रिंग्स द होमलेस डेविस इनटू हिज हाउस और डेविस इस एस्टन को अपने घर में लाता है और सेटिंग अप द प्लेस थीम ऑफ पावर डिसेप्शन एंड इंस्टेबिलिटी। इस केयर टेकर प्ले में हैरोल्ड पिंटर ने पावर की थीम को यूज किया है, डिसेप्शन को कैसे डिसेप्ट किया जा रहा है, डिसीव दिया जा रहा है और इंस्टेबिलिटी को हैरोल्ड पिंटर इसमें एज अ थीम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, what political issue does Pinter critique in Mountain Language? What political issue does Harold Pinter critique in Mountain Language? Mountain Language में कौन सा पॉलिटिकल इशू हैरोल्ड पिंटर क्रिटिसाइज करते हैं या बताते हैं? तो ऑप्शन इज कैपिटलिस्ट कंज्यूमरिज्म, colonial exploitation और state operation and linguistic control। तो इस प्ले में हैरोल्ड पिंटर ने सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी स्टेट ऑपरेशन एंड लिंग्विस्टिक कंट्रोल की बात की है और जो ये माउंटेन लैंग्वेज प्ले है 1988 में पब्लिश हुआ था और इसमें कल्चरल इरेजर्स को हैरोल्ड पिंटर ने एक एज अ ग्रोइंग पॉलिटिकल एक्टिविज्म को इसमें दिखाया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ होम कमिंग? होम कमिंग की सेंट्रल थीम क्या है? तो द सेंट्रल थीम ऑफ होम कमिंग प्ले वाज एज अ psychological power,
साइकोलॉजिकल पावर स्ट्रगल्स विद इन अ डिसफंक्शनल फैमिली। तो हैरोल्ड पिंटर ने अपने होम कमिंग में एक साइकोलॉजिकल पावर स्ट्रगल को दिखाया है विद इन अ डिसफंक्शनल फैमिली के थ्रू। यानी होम कमिंग जो प्ले है, फेमस प्ले है हैरोल्ड पिंटर का, और इट पब्लिश्ड इन 1965। और ये प्ले होम कमिंग एक्सप्लोर करता है डोमिनेंस को, ये प्ले एक्सप्लोर करता है सेक्सुअलिटी को और मैनिपुलेशन को। एक फैमिली के अंदर कैसे मैनिपुलेशन चल रहा है, सेक्सुअलिटी चल रही है, डोमिनेंस चल रहा है, और फीचर देता है, बताता है हमें शॉकिंग रिवर्सल ऑफ पावर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैरोल्ड पिंटर्स प्ले फीचर्स टू हिटमैन। दो हिटमैन है, हिटमैन यानी जो किसी को हिट करते हैं। हैरोल्ड पिंटर के प्ले में दो हिटमैन हैं जो वेटिंग कर रहे हैं फॉर इंस्ट्रक्शंस के लिए कि उनको इंस्ट्रक्शन मिले और जिनकी उनको सुपारी दी गई है उनको हिट करे इन अ कन्फाइंड स्पेस। तो उस प्ले का नाम है द डम्ब वेटर। डम्ब वेटर फेमस प्ले है हैरोल्ड पिंटर का, जो 1957 में पब्लिश हुआ था, और ये एक वन एक्ट प्ले है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि कब पब्लिश हुआ और कितने एक्ट का प्ले है। ये सारा क्वेश्चन पेपर इस जो पीजीडी का है यानी लेक्चरर का जो क्वेश्चन पेपर है इसी तरीके से बनता है। तो जो डम्ब वेटर है इट पब्लिश्ड इन 1957 और ये वन एक्ट प्ले है, और ये दो हिटमैन की बात करता है। जो दो हिटमैन वेट कर रहे हैं एक असाइनमेंट का या एक परमिशन का या एक कन्फाइंड स्पेस का, और ये डम्ब वेटर प्ले क्रिएट कर रहा है टेंशन थ्रू एब्सर्ड डायलॉग एंड एन अनसीन अथॉरिटी। यानी कोई अनसीन अथॉरिटी है जिस अथॉरिटी ने उनको परमिशन देनी है वो दिखाई नहीं दी, और एब्सर्ड डायलॉग दिखाए गए हैं इस प्ले द डम्ब वेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैरोल्ड पिंटर्स नोबेल प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच क्रिटिसाइज्ड विच मेजर ग्लोबल इशू। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी वॉर एंड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। जब हैरोल्ड पिंटर की अगर बात करें तो हैरोल्ड पिंटर को नोबेल प्राइज दिया गया था 2005 में। इन 2005 हैरोल्ड पिंटर won the Nobel Prize, और पिंटर को फर्स्टली क्रिटिसाइज किया गया था अमेरिकन एंड ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसीज को कंडेम करने के लिए और देयर इन्वॉल्वमेंट के लिए कि वॉर में और डिसेप्शन में उनका इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच प्ले डज पिंटर यूज अ character of a husband interrogating his wife about her past relationship। तो अभी इससे पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था जब हम ओवरऑल क्वेश्चंस को यानी सारे सिलेबस के एमसीक्यूज पढ़ रहे थे। तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उस वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी क्या होता है कि एमसीक्यू बेस्ड पर जब आप पढ़ते हैं या आपने पहले पढ़ा है और अब आप एमसीक्यू बेस्ड पर पढ़ रहे हैं तो इजीली आप उन चीज़ों को वो चीज़ आपके दिमाग में आती है। और आप नोट्स भी जरूर बनाएं, वीडियो को पॉज करें और नोट्स भी जरूर बनाएं, और नोट्स बनाने के साथ साथ उनमें जितनी चीज़ें और ऐड हो सकती है उनको ऐड करें और रिवीजन पर भी जरूर फोकस करें। तो हम बात कर रहे थे कि इन विच प्ले डज पिंटर यूज कैरेक्टर ऑफ अ हस्बैंड इंटरोगेटिंग हिज वाइफ अबाउट हर पास्ट रिलेशनशिप। तो इसमें जो आंसर है वो है दैट इज ओल्ड टाइम्स। ओल्ड टाइम्स जो प्ले है हैरोल्ड पिंटर का फेमस प्ले है और इट पब्लिश्ड इन 1971। ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है। इट इज एन साइकोलॉजिकल ड्रामा, और जहां पर मेमोरी की बात होती है, रियलिटी की बात होती है और पोजीशन की बात होती है, और एक ब्लर दिखाया गया है कि
कैसे हस्बैंड प्रूव करता है इनटू हिज वाइफ्स पास्ट को और क्रिएट करता है एक एटमॉस्फेयर किसका, मिस्ट्री का, और मिस्ट्री के साथ साथ वीनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकरिंग थीम इन पिंटर्स प्लेस। पिंटर्स की प्लेस की रिकरिंग थीम क्या है? तो द रिकरिंग थीम ऑफ पिंटर्स प्लेस आर द इन्वेजन ऑफ पर्सनल स्पेस बाय अननोन फोर्सेस। यानी हैरोल्ड पिंटर ने बहुत सारे प्लेस लिखे हैं, जैसे बर्थडे पार्टी, जैसे केयरटेकर, और इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स का भी यूज हुआ है, यानी प्राय मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन्ड चीजों को दिखाया गया है जो डिसरप्ट करती है एज द लाइव्स ऑफ सीमिंगली ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। Which two characters in the birthday party bring menace into Stanley Weber's life? एक फेमस कैरेक्टर है इसमें, स्टैनली वेबर, और ये जो स्टैनली वेबर है ये इसने अपनी वाइफ को किल किया है, और अपनी वाइफ को का मर्डर करने के बाद ये कहीं बीच पर यानी समुद्र के किनारे होटल में स्टे किया हुआ है इसने। इसका नाम है स्टैनली वेबर, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है गोल्डबर्ग एंड मैकन। गोल्डबर्ग और मैकन दो कैरेक्टर हैं, ये पुलिस वाले हैं जो बर्थडे पार्टी में ब्रिंग मेनस इनटू स्टैनली वेबर्स लाइफ, स्टैनली वेबर की लाइफ में एक उथल पुथल लाते हैं। यानी गोल्डबर्ग और मैकन टू एनिग्मेटिक फिगर है, और ये स्टैनली की जो बोर्डिंग हाउस है, यानी जहां पर स्टैनली ने शरण ली है या जहां पर वो बोर्डिंग में रह रहा है, वहां पर जाते हैं ये गोल्डबर्ग और मैकन, एंड एक साइकोलॉजिकल इंटरोगेशन करके उसके इम्बॉडिंग थीम ऑफ सर्विलेंस को देख करके, उसकी पावर को देख करके, कंट्रोल को देख करके उसको बोलते हैं कि हाँ आपने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है, और उसको प्रिजन में डाल देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 is what distinguishes Pinter's use of language from conventional dramatic dialogue? और answer is option number what distinguishes Pinter's use of language from conventional dramatic dialogue, and answer will be as it emphasizes miscommunication and ambiguity। यानी जो हैरोल्ड पिंटर है, हैरोल्ड पिंटर के जो प्लेज हैं वो ऑफन फीचर्स करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, और कैरेक्टर्स हु स्पीक इन फ्रेगमेंटेड सेंटेंसेस और contradicted themselves or avoid saying that they truly mean creating an unsettling atmosphere। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। In the Homecoming, what is the relationship between Ruth and Teddy? दो कैरेक्टर है होम कमिंग के, एक का नाम है रूथ और दूसरे का नाम है टैडी, और दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ। टेडी एक एकेडमिशियन है, यानी कॉलेज में प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ाता है, और ये अपने घर आता है कहाँ से, अमेरिका से, अपनी वाइफ के साथ, और इसकी वाइफ का नाम है रूथ। और फिर इंटरेक्शन होता है उसकी फैमिली में, और कुछ ब्लर आ जाते हैं, और फिर वही पावर, कंट्रोल और डिजायर की बात होती है, और उस रूथ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं फैमिली के अदर मेंबर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के एमसीक्यू का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, और इसके बाद यानी हैरोल्ड पिंटर के ये 15 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। इसके बाद 15 से 16 से और आगे के एमसीक्यू देखे जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर जरूर करें, और अपने कमेंट्स जरूर बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो और कुछ इसमें ऐड ऑन करने की जरूरत है तो वो भी आप हमें सजेशन दें। और लास्ट क्वेश्चन है कि विच टर्म डिड क्रिटिक मार्टिन एस्लिन यूज टू डिस्क्राइब पिंटर्स अर्ली वर्क्स? और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज
थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, यानी विच टर्म डिड क्रिटिक मार्टिन एसलिंग, एक क्रिटिक हुए हैं, इस क्रिटिक का नाम है मार्टिन एसलिंग, यूज टू डिस्क्राइब पिंटर्स अर्ली वर्क्स। और ये मार्टिन एसलिंग हेरोल्ड पिंटर के पहले के प्ले को बोलते हैं कि हेरोल्ड पिंटर के पहले के जो स्टार्टिंग के प्लेज हैं वो सारे थिएटर ऑफ एब्सर्ड पर बेस्ड, यानी अर्ली प्लेज ऑफ हेरोल्ड पिंटर और अर्ली वर्क्स ऑफ हेरोल्ड पिंटर वर क्लासिफाइड अंडर द theater of the absurd title, or it was said by Martin Aslin, due to their enigmatic plots, due to their ambiguous characters and existential dread की वजह से, ambiguous की वजह से, enigmatic plots की वजह से, और अलाइन किया है इन हेरोल्ड पिंटर को इस मार्टिन एसलिन ने विद प्लेराइट्स लाइक, किसकी तरह, इन्होंने मार्टिन एसलिन कहता है कि हेरोल्ड पिंटर भी सैमुअल बेकेट की तरह है, हेरोल्ड पिंटर आयोनेस्को की तरह है, यानी ये बोलता है कि हेरोल्ड पिंटर सैमुअल बेकेट की तरह है, और दूसरा राइटर बोलता है कि हेरोल्ड पिंटर आयोनेस्को की तरह है। तो आज के एमसीक्यूज में इतना ही, और कल हम नेक्स्ट क्लास में या एमसीक्यूज में ही 16 नंबर एमसीक्यूज से और आगे बढ़ेंगे, जितना भी हो सके उतना कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।